अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन ईयर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी कि हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया बेटे, हमने सेलुलर रिस्पायरेशन कंप्लीट कर लिया। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने क्या पढ़ा था? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बेटे आप लोगों को एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस करवाए। देन मैंने आपको फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या मेन डिफरेंसेस थे वो हमने वन बाय वन सारे किए। आज के लेक्चर में बेटे आज पहले उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटे, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हम चीज़ एक रिपीट कर रहे हैं। एटीपी फॉर्मेशन हर जगह पे डिफरेंट टाइप के हमने प्रोसेस पढ़े। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, फिर हमने कीमियो ऑस्मोसिस पढ़ा। डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में हमें क्या चीज़ मिल रही थी बेटे? एटीपी मिल रहा था। अब ये जो एटीपी है, हमने कहा था कि हाई एनर्जी प्रोडक्ट है, हाई एनर्जी की फॉर्म है ना, ये एनर्जी मालिक्यूल है एटीपी। और इस एनर्जी से तमाम के तमाम सेल, चाहे वो प्लांट के सेल हों, चाहे वो एनिमल हों, चाहे वो हायर एनिमल्स हों, तमाम के तमाम सेल्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स उस एनर्जी से फ़ायदा ले रहे हैं। उस एनर्जी करेंसी जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एटीपी का स्ट्रक्चर हमने लास्ट अपने टॉपिक में, लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने डिटेल से इसका स्ट्रक्चर भी सारा स्टडी किया था, ठीक है। अब मैं आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगी बेटे कि एटीपी जो हमने इतना जिसका जिक्र किया है, और हमने ये भी बता दिया कि एरोबिक में कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं और एन एरोबिक में कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को एटीपी के फंक्शन बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इस तरह की एक छोटी सी फ्लो शीट डायग्राम मैं आपको बताने लगी हूँ। डायग्राम बना के आपको बताऊंगी कि एटीपी के क्या पॉसिबल जो है, जो इंपॉर्टेंट जो उसके फंक्शंस हैं वो सारे हम इस तरह कर लेंगे। अगर इस तरह करेंगे ना एक डायग्राम की फॉर्म में, तो उसको याद करना बेटे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ ऐसे डायग्राम बना लो। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करती। जस्ट क्या करना है, आपने ढेर सारे यहाँ पे सर्कल्स बना लेने हैं, ठीक है। सर्कल तो मैंने तो किसी चीज़ से नहीं बनाया, अपने हाथों से बस सर्कल बना लिए हैं। तो आपको ये सारे सर्कल्स इक्वल नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है बेटे, तो आप किसी कंपास से बना लो, किसी सर्कल चीज़ कोई आपके पास स्टेम पड़ी है उससे आप ड्रॉ कर लें, और इनको थोड़ा सा आप क्या कर लें, शेडेड एरिया कर लें, ठीक है। करने के बाद इनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब हम इसमें वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी। हम एटीपी की इम्पोर्टेंस आज करेंगे, ठीक है। डायग्राम आप लोगों ने बना ली, ऐसे ही आप लोगों ने अपनी अपने पेपर्स पे, अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे ऐसे ही आप लोग डायग्राम एक ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग दे लेनी है। इस बिल्कुल अपने स्टार्ट पे यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं फंक्शंस ऑफ एटीपी, ठीक है। FUNCTIONS फंक्शंस ऑफ एटीपी, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम करेंगे आज फंक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। सपोज दिस इज एटीपी, ये सेंटर में हमारे पास क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एटीपी है। अब एटीपी के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे मसल्स कंट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देते हैं, मसल, MUSCLE, मसल कंट्रैक्शन, TRACTION, मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटे, हम इनको वन बाय वन आपने ये सारे लिखते जाने हैं, ठीक है। और इनको इसी तरह आप सर्कल ड्रॉ करो। मैं आपको लिखवा रही हूँ बेटे, आप लोग मेरे साथ साथ इसको लिखते जाएं। पहला हमारा क्या हो गया, मसल कंट्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्रीकर्सर, PRE, पहले आप लोग लिख लो फिर मैं आपको सारी एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीकर्सर, CURSOR, प्रीकर्सर ऑफ C-AMP, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, कपलिंग, COUPLING, कपलिंग बेटे, COUPLING, कपलिंग ऑफ
रिएक्शंस, REACTIONS। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एलोस्टेरिक, ASTRIC, एलोस्टेरिक मॉडिफायर, MODIFIER। ठीक है बेटे। यहाँ पे लिखेंगे बायोसिंथेटिक, BIO, बायो, SYNTH, ये कंटिन्यू आगे, THETIC, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, REACTIONS, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लेती हूँ, नर्व, NERVE बेटे, नर्व, कंडक्शन, CONDUCTION, नर्व कंडक्शन। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, TRAN बेटे, PORT, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेटे ATP के राइट किए हैं। कौन कौन से किए हैं मैं आपको सारे के सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने मेरे साथ साथ इनको लिखते जाना है। अच्छा, यहाँ पे भी पहले हम लोग पूरी एक डायग्राम एक पेपर पे बना लेते हैं, देन मैं आपको सारे के सारे जो है इनको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यहाँ पे आप लोग लिख लें इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है। नंबर 2, DNA एंड RNA synthesis। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, फोटोसिंथेसिस, फिर आगे मूवमेंट, नेक्स्ट आपका आ रहा है मूवमेंट के बाद रिस्पायरेशन, नेक्स्ट बेटे ग्रोथ, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, क्लियर, एनर्जी सोर्स। ठीक, ये हमारे क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन मैंने आपको जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और भी इसके हो सकते हैं, पंपिंग, PUMPING, पंपिंग सब्सटेंसेस, in and out of cell। ठीक है बेटे। और क्या है, हमारे पास और भी बहुत सारे इसके आ सकते हैं। हम जैसे कि आप लोग मेंशन कर सकते हो कि आपने पढ़ा था कि ATP क्या है, ATP की जनरेशन होती है, और ATP जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में भी ये यूज़ हो रहा है। मसल कंट्रैक्शन है, मैंने सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल लिखवाया है आपको। डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, RNA और DNA उसमें ज़्यादा मेंशन था। नर्व इम्पल्स में ये हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। ट्रांसमिशन है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इनका इम्पोर्टेंट एक है मेंटेनेंस, MAINTENANCE
TENANCE, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है। और इसका एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन, BREAK, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन है, बल्कि टॉक्सिन्स, ठीक है। फ्रॉम बॉडी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको राइट करवाए हैं। इनको एक दफ़ा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। बेटे हमने क्या पढ़ा, अगर इसको गौर करो आप लोग, ठीक है। ये सारा आपने एज इट इज़ ही उतार लेना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये पेपर में अक्सर आता है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ, वरना वैसे कोई मुझे नहीं है कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है वो भी मैं आपको करवाऊँ। नहीं बेटे, आप सिलेबस ही पूरा कवर कर लो, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, हमने रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। डिफरेंट प्रोसेस हमने पढ़े, एरोबिक पढ़ा, एन एरोबिक पढ़ा, और जो एरोबिक था उसमें फर्दर भी हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे, स्टेजेस देखे, 4 स्टेजेस हमने मेन पढ़े। बहुत सारे स्टेजेस के एंड पे हमारे पास क्या हुआ था, एटीपी की जनरेशन हुई थी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि एरोबिक में 36 मॉलिक्यूल्स पर 1 ग्लूकोज जो है वो एटीपी जनरेट होते हैं, और एन एरोबिक में 2 एटीपी जनरेट होते हैं। अब ये जो एटीपी है ये क्या चीज़ है, ये तो हमें पता है एनर्जी रिच ये मॉलिक्यूल है। इससे पूरी जो फंक्शंस कौन कौन से सेल्स जो है वो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेल को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सारा मैंने आपको राइट करवाया। हमने क्या किया, हमने लिखे फंक्शंस ऑफ एटीपी। एटीपी के ज़्यादा मेन फंक्शंस क्या है, मैंने एक पहले डायग्राम बनाई, डायग्राम बना के मैंने इसको पॉइंट वाइज भी आप लोगों को लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एटीपी। एटीपी के मेन फंक्शंस मैंने आपको क्या बताया, मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, प्रीकर्सर ऑफ CAMP, कपलिंग ऑफ रिएक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नर्व कंडक्शन, बायोसिंथेटिक रिएक्शन और एलोस्टेरिक मॉडिफायर, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम बेटे फंक्शन हैं किस चीज़ के, हमारे पास आते हैं एटीपी के फंक्शन। अब ये सारी चीज़ें, सारी टर्मिनोलॉजीज बेटे पहले भी मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर इसमें कोई आप लोगों को मुश्किल लग रही है देन आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो आपको पता था जो AMP क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट है। मोनोफॉस्फेट के प्रीकर्सर है ये, ठीक है। मोनोफॉस्फेट में जब हम 2 फॉस्फेट और आइन करें तो हमारे पास क्या बनता था, ATP बनता था। फिर यहाँ पे मैंने लिखा मसल कंट्रैक्शन। हमने जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे आपको याद हो कि मसल कंट्रैक्शन की भी हमने बात की थी कि मसल कंट्रैक्शन में भी जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कहाँ से ली जाती है, वो ली जाती है एटीपी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एलोस्टेरिक। बेटे एलोस्टेरिक क्या होते हैं, एलोस्टेरिक जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसा मतलब मैकेनिज्म, हम कोई मॉडिफायर हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मैकेनिज्म। किस चीज़ का मैकेनिज्म बेटे, बाइंडिंग साइट। हमने जब एंजाइम पढ़े थे तो हमने देखा था ना वहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट और आपका जो एंजाइम है वो आके कंबाइन होते हैं, उसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो उस बाइंडिंग साइट को ये एटीपी ही जो है वो मॉडिफाई कर होते हैं। तो उस पूरे फंक्शन को, उस रेगुलेशन को, उस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। फिर एटीपी जो है बहुत सारे बायोसिंथेटिक रिएक्शन जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नर्व कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आपके पास आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ कहीं भी सेल के अंदर या सेल के बाहर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वहाँ पे भी एटीपी ही बेटे यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेल के अंदर ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे एटीपी ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ज़रा डिफरेंट वर्ड था। एलोस्टेरिक मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं प्रोटीन पे जो कि एक्टिव साइट को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी जो है वो एटीपी ही यूज़ होता है। इसके अलावा बेटे नीचे भी मैंने आपको पॉइंट्स आगे फर्दर और इम्पोर्टेंस बता दी एटीपी की। पहली क्या थी, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, यानी कि सेल के अंदर जो सिग्नल्स जितनी हो रही हैं, जो ट्रांसफ़र हो रही है चीज़ों की, वो सारी की सारी, उसमें भी एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस में भी एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन, अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन कब होती है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन में भी एटीपी का बहुत मेजर रोल है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपको पता है एटीपी ही जो है वहीं से सारी प्लांट जो है एनर्जी ले रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर आपके पास मूवमेंट है, हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट है, वहाँ पे भी जो जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है बेटे, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना आता है, आपने पढ़ा था हमने, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। तो उसमें भी क्या हो रहा था कि एटीपी ही जो था वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी की डिमांड थी उसको पूरा किया जा सके। रिस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ में भी एटीपी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एनर्जी सोर्स है, बहुत ज़्यादा बिग एनर्जी सोर्स है ये लिविंग सेल्स के लिए एटीपी मॉलिक्यूल। और ये डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं इन सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी एटीपी मॉलिक्यूल जो है रेगुलेट करता है। इन द एंड मैंने क्या लिख दिया कि ब्रेक डाउन, बहुत सारे टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं या मॉलिक्यूल हैं उनकी ब्रेक डाउन में भी बेटे उनकी ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको राइट करवाए हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी या आप फंक्शंस ऑफ एटीपी कह सकते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, देन आपने ये राइट करना। अगर आता है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एटीपी, देन भी बेटे आपने यही राइट करना। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक पे उतार लेना है। अब हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया बेटे। क्या कंप्लीट मैंने आपको करवाया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया, हमने सेलुलर रिस्पायरेशन भी पढ़ लिया। मैंने 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पढ़ाया। इसके अलावा मैंने आपको बुक से अलग से बहुत सारे डिफरेंसेस भी मैंने आप लोगों को करवाए फोटोसिंथेसिस के, सेलुलर रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक, एरोबिक में, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, जितने में मुझे लगा कि पॉसिबल हैं पेपर में आ सकते हैं बेटे, मैंने सारे के सारे आपको करवाए। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड ओवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटो रिस्पायरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटो रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं है, सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटो रिस्पायरेशन दोनों अलग फिनोमिना हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटे ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फोटो रिस्पायरेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए बेटे शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। इसको हम करते हैं साइड पे। टॉपिक हमारा है फोटो रिस्पायरेशन। आप अपनी बुक का नेक्स्ट पेज, उसी पेज के नीचे ही है, पेज नंबर 161 ओपन करो, वहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आएगा फोटो रिस्पायरेशन। पहले मैं इस टॉपिक की रीडिंग करूँगी, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। फोटो रिस्पायरेशन 5.3 टॉपिक आपका, द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स इन द ग्रीन सेल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज फोटो रिस्पायरेशन. इट नीड ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस carbon dioxide and water like aerobic respiration. However, ATP is not produced during photorespiration. व्हाट इज़ फोटो रिस्पायरेशन? सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। फोटो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी क्या है? ये रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है जो कि ग्रीन सेल्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यानी कि वो रिस्पायरेशन है। अभी तक आप जब सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ के आए थे तो आपने कहा था सेलुलर रिस्पायरेशन डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है, लेकिन अब जो टर्म आ रही है वो क्या चीज़ है, डैट इज़ फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन ये एक रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है बेटे जो ग्रीन सेल्स के अंदर होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना। प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है।
और इससे होगा क्या, हमारे पास जो चीज़ आएगी वो क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन से मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में बेटे हमने पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एटीपी जो है वो नहीं बन रहा। सिंपल फिनोमेना है, हमारे पास सिंपल फिनोमेना है यहाँ पे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होंगे जस्ट लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। लाइट की प्रेजेंस में ये रिस्पायरेशन होती है, इसलिए इसको फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, इसीलिए इसका नाम फोटो रिस्पायरेशन रखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटीपी की जनरेशन, एटीपी जनरेट नहीं हो रहे, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। इसी के नीचे बेटे अगर आप लोग आओ, we know that RUBP carboxylase ribisco catalyzes the addition of carbon dioxide to RUBP to make phosphoglyceric acid phosphoglycerate, which is further reduced to form glucose. However, when the relative concentration of carbon dioxide decreases and there is more oxygen in green cells, Rubisco add oxygen in RUBP instead of carbon dioxide. It results in the breakdown of RUBP into two molecules, that is one phosphoglycerate and one phosphoglycolate, a 2-carbon molecule. Phosphoglycolate is converted into glycolate, which moves from chloroplast to peroxisomes. Here it is metabolized to glycooxylate by using oxygen. This reaction also produce toxic hydrogen peroxide H2O2. Glycooxylate is then converted to glycine, which is transported to mitochondria. Here two molecules of glycine form a molecule of serine. Bete serine is then transported to peroxisomes. Here it is converted to glycerate. From oxysome, glycerate move to chloroplast, where it is changed to phosphoglycerate, which can re-enter Calvin cycle. छोटा सा प्रोसेस है। हम क्या प्रोसेस पढ़े हैं, हम पढ़े हैं बेटे फोटो रिस्पायरेशन। क्या प्रोसेस पढ़े हैं, हम पढ़े हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आता है कि ये वो रिस्पायरेशन है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे, लेकिन यहाँ पे एटीपी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ये मैकेनिज्म होता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। RUBP कार्बोजाइलेस बेटे कैटालाइज, यानी कि जो हमने पढ़ा था शुरू में भी हम पढ़ के आए थे राइबिस्को, अगर आप लोगों को याद हो, रिकॉल करो अपने पुराने सारे एरोबिक रिस्पायरेशन को आप लोग, तो वहाँ पे जो कार्बोजाइलेज एंजाइम था जिसको हमने रूबिस्को का भी नाम दिया था, याद आया बेटे, वो कैटालाइज होगा, उसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें एडिशन होगी, और आपके पास पहला मॉलिक्यूल आपका बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फास्फोग्लिसरिक एसिड। मैंने क्या कहा, रूबिस्को के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और नया मॉलिक्यूल बनेगा विच इज़ नोन एज फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट की क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो लीव जो है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो रूबिस्को क्या था, रूबिस्को एंजाइम थे, ठीक है। शुरू में हमने पढ़े थे जब हमने एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ के आए थे। रूबिस्को क्या चीज़ है, रूबिस्को बेस्ड एंजाइम है। रूबिस्को क्या करेगा कि इंस्टेड, शुरू में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, लेकिन अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो उससे क्या होगा कि RUBP जो है वो दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। RUBP का दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से, एक बनेगा 1 फास्फोग्लिसरेट और एक क्या बनेगा, 1 फास्फोग्लाइकोलेट। ग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट इन दोनों में डिफरेंस है, वैसे हैं दोनों फास्फो, ये भी फास्फो है, ये भी फास्फो है, ग्लिसरेट है, ये ग्लाइकोलेट है। अब ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोलेट में।
ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये मूव जो ग्लाइकोलेट बन जाएगा बेटे, वो कहाँ मूव कर जाएगा? टूवर्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट टू पर ऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से कहाँ चल जाएगा? पर ऑक्सीजोम में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हम पढ़ के आए हुए हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा, पर ऑक्सीजोम भी पढ़ा। यहाँ पे जब ये पर ऑक्सीजोम में चले जाते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोलेट की क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबोलाइज होगा ग्लाइकोलेट, और यहाँ पे जो यूज़ हो रही होगी वो क्या यूज़ होगा? ऑक्सीजन यूज़ होगा। मैंने पहले ही बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटे, इस रिएक्शन में जब ये ग्लाइकोलेट जो है ऑक्सीजन के साथ इसका मेटाबॉलिज्म होगी, तो यहाँ पे टॉक्सिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ग्लाइको ऑक्सिलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नए मॉलिक्यूल में, डेट इज नोन एज ग्लाइसिन। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन जब बन जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? यानी कि देखो पहले कहाँ आए? क्लोरोप्लास्ट में आए, क्लोरोप्लास्ट से कहाँ आगे? पर ऑक्सीजोम में आगे, पर ऑक्सीजोम के बाद जब ग्लाइको ऑक्सिलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में, तो ग्लाइसिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टूवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल्स एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे जिसका नाम क्या होगा? सीरीन होगा। क्या होगा? सीरीन होगा। और सीरीन को फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसमें? पर ऑक्सीजोम में। यहाँ पे ये जो सीरीन है ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ग्लिसरेट में। और ग्लिसरेट दोबारा से मूव कर जाएगा टूवर्ड क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फास्फोग्लिसरेट, जो कि केल्विन साइकिल जो हमने पढ़ा था ना पहले बेटे, वहाँ पे दोबारा से ये री एंटर हो जाएगा। कौन? फास्फोग्लिसरेट। अगर आप नीचे देखो तो आपकी बुक में पूरी इसकी डायग्राम बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे, हमारे पास हमने शुरू में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पर ऑक्सीजोम और ये क्लोरोप्लास्ट, तीन मेन ऑर्गेनेलीज हैं जो फोटो रिस्पायरेशन में यूज़ हो रहे हैं। वो कौन कौन किसे ऑर्गेनेलीज हैं? एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है पर ऑक्सीजोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये पहली तो चीज़ याद रखनी है। अब तीनों के अंदर डिफरेंट रिएक्शन हमने पढ़े हैं। पर ऑक्सीजोम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या चीज़ आई थी? आपके पास ग्लाइकोलेट आया था और क्या आया था? ग्लाइकोसिल। सबसे पहला जो फंक्शन सारे हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे? वो हो रहे थे क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलेट में H2O2 भी टॉक्सिक जो एक था मटेरियल वो भी ऐड हुआ था। ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ये हो गया था फास्फोग्लाइकोलेट में। फास्फोग्लाइकोलेट G3P में कन्वर्ट होके यहाँ से इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है RUBP। यहाँ से ये प्रोसेस बेसिकली RUBP से शुरू हो रहा है ना, रूबिस्को में। रूबिस्को कन्वर्ट इसको करता था फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और फास्फोग्लिसरेट से ये किस में कन्वर्ट हुआ था? ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट अगेन कन्वर्ट होता है किस में? ग्लाइको ऑक्सिलेट में। ग्लाइको ऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट होता था बेटे? ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट होती है? सीरीन में। और सीरीन अगेन कन्वर्ट होती है किसमें? ग्लिसरेट में। और ग्लिसरेट अगेन रिकन्वर्ट हो जाता था किसमें? फास्फोग्लिसरेट में। तो ये क्या है? ये आपके पास फ्लो शीट डायग्राम है किसकी? पूरा का पूरा जो हमने प्रोसेस पढ़ा फोटो रिस्पायरेशन का। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसकी आपको समझ आ जाए। हमने क्या प्रोसेस पढ़ा? हमने पढ़ा फोटो रिस्पायरेशन। सुनो बेटे, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ। पहले है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन क्या मैकेनिज्म है? ये एक रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है जो कि प्लांट के ग्रीन सेल्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि ये लाइट का मौजूद होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे ATP जनरेट नहीं होता। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। इसका मैकेनिज्म बेटे, इसके मैकेनिज्म में तीन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि किसी का मैकेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, किसी का साइटोसोल में हो रहा था। जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था? साइटोसोल में। बाकी तीन स्टेजेस, क्रेब्स साइकिल है आपके पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा था हमारे पास? क्रेब्स साइकिल है या कीमियोस्मोसिस है, ये आपके पास हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये प्रोसेस जो फोटो रिस्पायरेशन का है, इसके अंदर तीन तरह के ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। उन तीनों के अंदर ये थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म होगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें जो है पर ऑक्सीजोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होता है? आपके पास आएगा एक जो मॉलिक्यूल जिसे ये प्रोसेस शुरू होना है, डेट इज नोन एज RUBP। क्या होगा? RUBP।
RUBP से ये स्टार्ट होना है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जिस एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, RUBP कार्बोजाइलेस, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, रुबिस्को। RUBP क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड अप होगा, इस एंजाइम वहाँ पे एक्टिविटी अपनी शो करेगा और आपके पास एक पहला आपका जो मालिक्यूल है वो बनेगा, डेट इज़ नोन एज फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे भी हमने पढ़ा फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या फास्फोग्लिसरेट उसको कह लेंगे हम लोग। हमारे पास वो बनेगा फास्फोग्लिसरेट, पहला मॉलिक्यूल बना। कैसे बना, जब RUBP में हमारे पास क्या ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला मॉलिक्यूल क्या बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो लीफ के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को और ऐड करेगा। अब यहाँ पे क्या, पहले क्या हुआ था, पहले एडिशन हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की, अब RUBP में किस चीज़ की एडिशन हो जाएगी, ऑक्सीजन में। इसकी वजह से क्या होगा कि RUBP दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, एक होगा फास्फोग्लिसरेट और एक होगा फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट अब दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जो है वो कहाँ चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के बाद ये कहाँ चल जाएगा, पर ऑक्सीजोम में, ठीक है। पर ऑक्सीजोम में यहाँ पे ग्लाइकोलेट जो है वो मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज जब होगा तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसकी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन जो है वो यूज होगा। इस रिएक्शन के दौरान कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बेटे बनता है, डेट इज नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि H2O2। अब जो ग्लाइकोज ऑक्सीलेट हमने पढ़ा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइसिन, ठीक है। और ग्लाइसिन जब बन गया तो ग्लाइसिन बनने के बाद ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या आ गया, पर ऑक्सीजोम में आ गया। पर ऑक्सीजोम के बाद जब ग्लाइको ऑक्सीलेट बेटे ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया तो ग्लाइसिन कहाँ चला गया, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ग्लाइसिन एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज नोन एज सीरीन। और सीरीन जो है वो देन अगेन ट्रांसपोर्ट होगा पर ऑक्सीजोम में। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक नए मॉलिक्यूल में, डेट इज नोन एज ग्लिसरेट। और ग्लिसरेट अगेन मूव कर जाता है टूवर्ड क्लोरोप्लास्ट, जहाँ से ये चेंज हो जाएगा इनटू फास्फोग्लिसरेट और वहाँ से वो री एंटर हो जाता है कहाँ पे बेटे, केल्विन साइकिल में। ये हमने क्या मैकेनिज्म पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी इसका जो है फ्लो शीट मैकेनिज्म जो है वो सारा ड्रॉ करके दिखाऊंगी फोटो रिस्पायरेशन का। आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना लेक्चर बेटे मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।